कुल मूल्य 299 करोड़ है और 12 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, उसका मूल्य 643 करोड़ है। अंडमान द्वीप के छोटे से क्षेत्र के अंदर 943 करोड़, लगभग 1000 करोड़ के विकास के काम का आज मोदी सरकार शुरुआत कर रही है। या तो वो काम समाप्त हुए या तो इसके, और ये जो आज एक ब्रिज का लोकार्पण हुआ, वो ब्रिज को भी हमने आजाद हिंद फौज ब्रिज नाम देने का निर्णय किया है मोदी जी ने। और मुझे आनंद है कि ब्रिज पर से गुजरने वाला हर व्यक्ति नेताजी के 35 किलोमीटर के प्रवास, 35,000 किलोमीटर के प्रवास का, उनके साहस का, उनके पराक्रम को हमेशा श्रद्धांजलि देता हुआ एक छोर से दूसरे छोर पर जाएगा। आज बहुत बड़ा काम हुआ है। इसी प्रकार से ढेर सारे काम हुए, मैं कामों को रिपीट करना नहीं चाहता, आपने देखा है, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए जो काम हुआ है और स्वास्थ्य के लिए काम हुआ है, एक महीने में यहां पर, क्योंकि ये तीनों स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें, अच्छा जल, शुद्ध जल भी स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्वच्छता भी स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य को संभालना भी, इसकी जांच होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हृदय रोग के सारे दर्दियों के लिए किया है, एक नई सुविधा करी है, एंजियोप्लास्टी भी यहाँ पर हो पाएगी, पेस मेकर भी रखा जा सकेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आयुष का अस्पताल भी बना है और 49 वेलनेस सेंटर कम हेल्थ सेंटर बना है, 49 वेलनेस सेंटर। सरकार में जो चीज जरूरी होती है वो ही बनती है, मगर आज 49 का आंकड़ा देखकर कल रात को मैं पढ़ रहा था और अभी उद्घाटन कर रहा था, मुझे विचार आया कि कितने सालों तक, 75 साल तक ये जरूरियात को पूरा नहीं किया गया था। मुझे बहुत आनंद है कि आज नरेंद्र मोदी सरकार इसकी चिंता कर कर इसको पूरा करने जा रही है। इसी तरह से घन और प्रवाही कचरे के निकाल के लिए भी ढेर सारी व्यवस्था की है। यहाँ पर कई प्रकार के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए, इसके मॉनिटरिंग के लिए विद्युत के क्षेत्र में और प्रशासन इन जनरल, सामान्य प्रशासन के अंदर भी अच्छे मॉनिटरिंग सेंटर बनाने का काम भी हुआ है और ढेर सारी परियोजनाएं ली। मैं अभी बताना नहीं चाहता, मगर मैं फिर आऊंगा तब जरूर बताऊंगा। मैं आज एक एरियल सर्वे कर भी आया हूं, मन में कुछ संकल्प लिए हैं और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रूप समाप्त होने के बाद जरूर घोषणा करेंगे। मगर मैं एक ही बात अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में कहकर जाता हूं कि ये आजादी के दीवानों का महातीर्थ है और अब युवा पीढ़ी के लिए ये तीर्थ स्थान बन जाए, इस प्रकार की सभी सुविधाएं, उत्कृष्ट सुविधाएं हम अंडमान निकोबार के अंदर करने के लिए निर्णय किया है, संकल्प किया है और इसमें अब ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। मित्रों, आज विपरीत मौसम होने के बावजूद बारिश भी काफी तेज और जोर की हो रही थी। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मुझे अच्छा लगा। और फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं, सुभाष बाबू की कीर्ति को, सुभाष बाबू के पराक्रम को ये देश युगों युगों तक याद करे। इस प्रकार का यहाँ पर अंडमान निकोबार को उनका स्मारक बनाएंगे और यहाँ से घोषणा होगी कि हमारी आजादी को कोई छू नहीं सकता। ये आजादी लाखों करोड़ों बलिदानियों के बलिदान के आधार पर हमें मिली है। आजादी के अमृत महोत्सव और सुभाष बाबू के 125वें वर्ष के अंदर ये काम हुआ है, इसका मुझे आनंद है। फिर से एक बार सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नागरिकों को इस सारे विकास के जो काम हुए हैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। अमित शाह को आप अंडमान निकोबार से सुन रहे थे, जहां पर वो संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ नाइंसाफी हुई है। उन्होंने कहा कि बाकायदा अंडमान निकोबार में एक यहां पर उनका स्मारक बनाया जाएगा। दरअसल आजादी के नायकों का सम्मान नहीं किया गया है, ये उन्होंने कहा, लेकिन अब ये जगह जो है युवाओं के लिए भी आजादी के दीवानों का तीर्थ स्थल यहां बन जाए, ऐसा ही हम चाहेंगे।
9 महीने बाद आपको बता दें कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और असंतुष्ट नेताओं का सोनिया से आमना सामना हुआ। तो सोनिया ने तमाम हमलों के दो टूक जवाब दिए। असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 लगातार स्थायी अध्यक्ष की मांग करता रहा है। आज सोनिया ने तमाम आरोपों के दो टूक जवाब दिए। सोनिया ने कहा कि उन्होंने हमेशा फुल टाइम अध्यक्ष की तरह ही काम किया है। उन्होंने कभी सामाजिक महत्व के मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया। वो पार्टी में संवाद की हिमायत रखी है और किसी को उनसे मीडिया के जरिए बात करने की जरूरत नहीं है। तो आपको बता दें कि अपने संबोधन में सोनिया गांधी ने कुछ बातें बहुत ही स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के मुद्दों को कभी भी नजरअंदाज उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि फुल टाइम अध्यक्ष के तौर पर मैंने काम किया है, क्योंकि स्थायी अध्यक्ष ना होने से नुकसान, ये कहा था कपिल सिब्बल की तरफ से और बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, G23 के नेताओं की तरफ से यह आरोप लगा था, जिसके जवाब में सोनिया ने जवाब दिया, नेताओं के सुनने वाला कोई नहीं है, मीडिया के जरिए बात करने की जरूरत नहीं है, ये कहा सोनिया गांधी ने। आनंद पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस दफ्तर से। आनंद, और क्या कुछ बातें सामने आ रही है? अपने संबोधन में सोनिया गांधी ने ये बातें तो कह दी और जवाब तो दे दिया मीडिया के थ्रू, लेकिन खुद कांग्रेस के अंदर जिन लोगों ने ये सवाल उठाया है उनको संतुष्ट कर पाना आज भी एक बड़ी चुनौती। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए G23 के नेताओं ने लगातार गांधी परिवार और पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा है और हाल ही में करीब 2 हफ्ते पहले कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से बयान जारी किया, कहा था कि पार्टी में जी हुजूर कल्चर है, उसको लेकर के काफ़ी बवाल मचा और उसी के बाद ये CWC की मीटिंग बुलाई गई और ये कहा जा रहा है कि आज की जो मीटिंग है इससे 3 बातें बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं। 3 बातें बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं, ये कि जो पार्टी में जो नेतृत्व है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है। क्या चल रहा है पार्टी के अंदर और क्या आगे की रणनीति है, उसको लेकर के पार्टी नेतृत्व, गांधी परिवार पूरी तरीके से कंट्रोल में है। और सोनिया गांधी ने साफ कह दिया कि अगर किसी को भी मुझसे बात करनी है तो मीडिया के थ्रू बात ना करें, मैं फुल टाइम प्रेसिडेंट हूं, भले ही पार्टी ने अंतरिम अध्यक्ष बनाया हो लेकिन मैं फुल टाइम काम करती हूं। दो टूक जवाब दिया और साथ ही साथ जो संगठनात्मक चुनावों को लेकर के जो एक तरह से संशय बना हुआ था उस पर भी उन्होंने बहुत साफ कह दिया कि चुनाव होंगे और पिछले साल ही रूपरेखा तय कर दी गई थी, लेकिन चूंकि कोविड आ गया था इसकी वजह से ये टल गए थे। लेकिन आज जो टाइमलाइन है चुनाव की कि कैसे होंगे, कब होंगे, कब तक नया अध्यक्ष होगा, इसकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है श्वेता, और तब सारी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक ये कह लिया जाए कि आज की CWC के बाद एक बार फिर गांधी परिवार और सोनिया गांधी ने ये साबित कर दिया कि पार्टी पे उनकी मजबूत पुरजोर तरीके से है और जो गांधी परिवार चाहेगा वही कांग्रेस पार्टी में होगा। बिल्कुल, साथ ही साथ जानना चाहेंगे, इसके अलावा बताया जा रहा था कि और भी कई मुद्दों को उठाकर यहाँ पर आगे रणनीति तैयार की जाएगी सरकार को घेरने की, तो अंदर से और क्या कुछ खबरें आ रही है आनंद? वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर अभी चर्चा चल रही है? जी देखिए, जहां तक किसान कानूनों की बात है उस पर सोनिया गांधी ने साफ कहा कि ये काले कानून हैं और लखीमपुर में जो कुछ हुआ वो बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर भी सोनिया गांधी ने सरकार को आड़े हाथों लिया। सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया कि सरकार सिर्फ बेचो बेचो और बेचो की रणनीति पे काम कर रही है। जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनको बेच करके सरकार जो है काम चला रही है, अर्थव्यवस्था चला रही है और लोग जो है परेशान हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए को पार कर गए, गैस सिलेंडर 900 रुपए को पार कर गया। तो साफ तौर पे सोनिया गांधी ने कई मोर्चों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, चाहे वो चीन का मुद्दा हो जिस पर उन्होंने कहा कि सरकार साफ गोई नहीं बरत रही है, लोगों को सही जानकारी नहीं दी जा रही है। इसके अलावा कोविड पे भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि जब विपक्ष ने आवाज उठाई तब जाकर के सरकार को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। तो अब अंदर और क्या क्या डिटेल्स हैं वो आप नजर बनाए रखें आनंद, आगे भी इस मामले में आपसे हम जानकारी लेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि ड्रग्स पर महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त उबाल आ गया है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के गवाह फिक्स्ड है। फिक्स्ड गवाहों के जरिए ही एनसीबी फर्जी मामले बनाती है। CRPC में पूरी प्रोविजन है कि जो भी कार्रवाई हो
वहां पे जो विटनेस है इंडिपेंडेंट हो, घटनास्थल के करीब जो आ जाए उससे आप विटनेस बनाइए। एनसीबी पे हमने आज सवाल खड़ा किया है कि फ्लेचर पटेल नाम का व्यक्ति, इसके समीर वानखेड़े जी के क्या पारिवारिक रिश्ते हैं। एक तस्वीर सोशल मीडिया पे उन्होंने डाली है जिसमें एक महिला के साथ वो क्लेम कर रहे हैं कि माई सिस्टर लेडी डॉन वानखेड़े। तो ये लेडी डॉन वानखेड़े कौन है, ये सवाल हमने पूछा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या फ्लेचर पटेल, आपकी सारी जब रेड होती है तो ये कैसे वहां पे पहुंच जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि एनसीबी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके खुलासा किया। आज फ्लेचर पटेल को लेके भी एनसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बताए ये कौन व्यक्ति है, समीर वानखेड़े के इनके पारिवारिक क्या रिश्ते हैं, लेडी डॉन लिखकर वानखेड़े इस तरह का उन्होंने क्यों सोशल मीडिया में चीजें डाल रखी है। ये सारे सवाल हैं। ये दिखाते हैं कि जिस तरह से एनसीबी जो भी काम कर रही है इस शहर में, कहीं ना कहीं फिक्शन है, तय करके कुछ लोगों को फंसाया जाता है और उसमें उनके ही अपने पारिवारिक संबंध जिनके होते हैं वही पंच बनाए जाते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नवाब मलिक ने सीधे सीधे एनसीबी पर आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है। नवाब मलिक ने साफ तौर पर कहा है कि एनसीबी के जो लोग होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और एनसीबी के गवाह पहले से तय किए जाते हैं। नवाब मलिक ने साफ तौर पर कई महत्वपूर्ण बातें कही और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तय गवाहों से फर्जी केस बनाए जाते हैं, तो एनसीबी तय गवाहों से फर्जी केस बनाता है और लोगों को फंसाता है, ये आरोप लगाया है एनसीबी ने। अपने दामाद को भी फंसाने को लेकर उन्होंने पहले भी बातें कही थी। अब उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि उनके फिक्स्ड होते हैं गवाह। एनसीबी पर एक बार फिर से हमला करते हुए नवाब मलिक ने कहा है, ये बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है कि एनसीबी के जो गवाह होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। जिस शख्स का वो नाम बार बार ले रहे थे फ्लेचर पटेल, उनके बारे में कहा कि हर जितनी भी रेड होती है एनसीबी की, हर जगह वो पहले से कैसे आ जाता है। नवाब मलिक ने जिस फ्लेचर पटेल को एनसीबी का फिक्स्ड गवाह बताया, हमने उनसे भी बात की, सुनिए। एनसीपी के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप ये थे कि फ्लेचर पटेल नामक जो व्यक्ति समीर वानखेड़े के साथ दिख रहे हैं, उनकी जो सिस्टर है उसके साथ दिख रहे हैं, वो भी पंचनामे में विटनेस भी है। तो क्या जानकार जो लोग जान पहचान में है उन्हें को इंडिपेंडेंस विटनेस बनाया जा सकता है क्या, इस तरीके का आरोप किया गया है। आरोप आपके सामने है, फोटो जो रिलीज किए गए वो भी आपके सामने हैं। आप इंडियन आर्मी से रहे हैं ये हम जानकारी रखते हैं। तो ये जो आरोप सामने आए हैं इस पे आपका क्या कहना है कि आपकी समीर वानखेड़े से पहले से पहचान थी, उसके बाद आप इन केसेस में एनसीबी के विटनेसेस बने? आपने अच्छा मुद्दा उठाया और मलिक साहब को भी मैं धन्यवाद करूंगा कि कुछ आपने जो सवाल पूछे ये प्रसिद्धि दे रहा है मुझे। आई डोंट नो, मैं एक सिंपल सा एक्स सर्विसमैन इंडियन आर्मी का हूँ। सैनिक फेडरेशन की तरफ से मैं मुंबई का अध्यक्ष हूँ और आपने खुद ही बताया कि अभी मैं रिटायर्ड सोल्जर हूँ। आपने कुछ दिन पहले नाना पाटेकर की पिक्चर आई थी। रिटायर्ड होने के बाद एक आदमी सिविल में आने के बाद भी कार्यरत रहता है, तो उसके लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ती है। नवाब मलिक साहब की परमिशन लगेगी मुझे। सर मैं रिटायर हुआ हूं, सर आप मुझे जॉब तो नहीं दे पा रहे आपकी गवर्नमेंट की तरफ से। अभी आज 5 साल हो गए सर मुझे रिटायर होके, मुझे आपकी सरकार में जॉब नहीं मिल रही है सर। मैं बहुत बार आपके पास भी चक्कर काट चुका हूं। तो अगर मैं इस प्रशासन में मेरे यूथ के लिए, मेरे देश के लिए बीइंग अ सिविलियन कुछ कार्य करना चाहता हूं तो आपकी परमिशन लगेगी सर। जस्ट टू बी नोन बाय समवन। नवाब मलिक जी, आपको ऐसा नहीं लगता कुछ ओवर एक्साइटेड हो रखे कुछ ये 10-15 दिन के बाद? 10-15 दिन के पहले उनके कोई घर के सदस्य बाहर आए हुए, उनका पता लगाइए। और एनसीबी बहुत अच्छा कार्य करे। समीर वानखेड़े जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो ये बीइंग इन एनसीबी बीएमसी की कार्रवाई कर रहे हो, आप झाड़ू मारने की, ड्रग्स की प्रति इस देश को साफ कर रहे हो। हर एक माजी सैनिक आपके साथ खड़ा है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने भी आरोप लगाया है कि ड्रग के बहाने महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उद्धव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सेलिब्रिटी को परेशान करके शोहरत पाने की कोशिश हो रही है।
नाहीये की आपले पोलीस काहीच करत नाही आणि तिकडने जी काही इकडे पाठवतात तेच करतात. तुम्ही इकडे चिमूटभर गांजा तुम्ही म्हणजे ते हुंगत असताना माझ्या पोलिसांनी 150 कोटी रुपयाची ड्रग्ज मुंबईत जप्त केलेली आहेत. 150 कोटी. तुम्ही चिमूटभर गांजा हुंगताय. हुंगा कुठे हुंगायचे तिकडे तुम्हाला हुंगा. पण हे माझे पोलीस, माझ्या महाराष्ट्राचे पोलीस, काय यांचं शौर्य कमी आहे? काय सगळेच माफिया झालेत? एनसीबी के बारे में जब वो बोलते हैं और ड्रग्स के ऊपर बोलते हैं तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं. आज ड्रग्स एक ऐसा कैंसर है जो हमारे युवाओं को एक प्रकार से ग्रसित कर रहा है. आप ड्रग्स बेचने वालों के साइड से हो, ड्रग्स कंज्यूम करने वाले साइड से हो, या ड्रग्स को जो लोग नष्ट करना चाहते हैं उसके साइड से हो, इसका फैसला एक बार वो कर ले. आपको बता दें कि आज पुलवामा के पंपोर में सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है. सुरक्षा बलों ने देर रात से जारी अभियान में एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि दूसरे आतंकी के खात्मे के लिए अभी भी ऑपरेशन चल रहा है. बताया जा रहा है कि उन 2 आतंकियों में से एक लश्कर का टॉप कमांडर उमर मुश्ताक खांडे भी है. मुश्ताक खांडे घाटी के टॉप 10 आतंकियों में से शामिल है, जिसकी सुरक्षा बलों की तलाश है. ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि मारा गया आतंकी उमर मुश्ताक है या कोई दूसरा आतंकी है. तो आपको बता दें कि लगातार यहां पर आतंक पर प्रहार किया जा रहा है, आघात किया जा रहा है, और ऐसे में आज एक और आतंकी को मार गिराया है हमारे सुरक्षा बलों ने. लेकिन जिस आतंकी को मारा है वो मुश्ताक है या नहीं, ये साफ नहीं है. अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं. अशरफ, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है पंपोर में जो मुठभेड़ चल रही है? क्या अभी सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या ये मुठभेड़ अभी भी वहां पर जारी है, और मुश्ताक के बारे में क्या जानकारी मिल पाई? श्वेता, दरअसल सुबह आज जब ये मुठभेड़ शुरू हुई थी तब जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल जो विजय कुमार है, उनका कहना था कि यहाँ पर 2 आतंकी फंसे हैं, जिनमें एक उमर मुश्ताक है. लेकिन अभी तक जो है मुठभेड़ जारी है. एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हुई है, और अभी ये साफ नहीं है कि क्या मारा गया जो मिलिटेंट है वो उमर मुश्ताक ही है या कोई और. अभी फिलहाल क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है, इंटरनेट सेवाएं भी इलाके में बंद कर दी गई हैं. अभी तक जो तलाशी अभियान है सुरक्षा बलों का वो अभी जारी है, और तलाशी जो है वो चल रही है, और मुठभेड़ भी जारी है. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए.